move on because there is some more update that we are getting for our viewers at this point in time. And after the arrest of Abdul Rahman, ATS is now raiding multiple locations across the state of Uttar Pradesh. In fact, ATS has also taken some people from Lucknow as well as Mohanlal Ganj on their radar. That's the latest update coming in, and Manish is now joining us on the phone line for more on this. Manish, what more details can you share with us? देखिए, अब्दुल रहमान की अरेस्टिंग के बाद उससे जो इनपुट सामने आए, उसने पूछताछ में जो चीजें बताई हैं उसके आधार पर जब वो मरकज गया था और 4 महीने विशाखापट्टनम से लेकर दिल्ली में रहा था, उस दौरान कुछ युवक उससे मिले थे जिनके साथ इन जगहों पर वो रहा था। वो एटीएस के रडार पर थे। उसी कड़ी में यूपी की कई लोकेशन पर रेड चल रही है, जिसमें आजमगढ़ मंडल में भी सुबह रेड हुई है और अब लखनऊ और मोहनलालगंज इलाके में यूपी एटीएस रेड डाल रही है। कुछ संदिग्ध युवक हैं, उनके घर ये रेड डाल रही है। कुछ संदिग्ध युवक हैं, उनके घर ये रेड डाली जा रही है। हालांकि अभी कहां रेड डाली गई है ये गोपनीय रखा गया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इन संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है। बलिया, मऊ, आजमगढ़ में भी सुबह यूपी एटीएस की रेड पड़ी थी और अब मोहनलालगंज जो कि लखनऊ का हिस्सा है, वहां पर यूपी एटीएस रेड डाल रही है। तो अब्दुल रहमान ने पूछताछ में कुछ ऐसी जानकारियां दी हैं जिनमें वो अकेले इस घटना में शामिल नहीं है, बल्कि कुछ और युवक ऐसे थे जिन्हें कट्टरपंथी हैंडलर अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटे थे। और यही जानकारी मिलने के बाद यूपी एटीएस की टीम एक्टिव हो गई है, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिए जाने की योजना बनाना एक अकेले शख्स को जिम्मा इसका नहीं सौंपा जा सकता। संभावना इस बात की है कई और लोग इस रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं, उस हैंडलर के से संचालित हो सकते हैं और उसी कड़ी में यूपी एटीएस रेड डाल है। कुछ और लोग भी इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, आप हमें बता रहे हैं। लेकिन अब्दुल रहमान की अरेस्ट के बाद क्या कुछ जानकारी आप हमें दे सकते हैं जो पूछताछ होने के बाद सामने निकल कर आई है कि दरअसल प्लान क्या था, किस तरह से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहां से डायरेक्शन आ रहे थे कि अब्दुल रहमान जो है किसके डायरेक्शंस को दरअसल फॉलो कर रहे थे? देखिए, कश्मीर का एक युवक है जो अब्दुल रहमान के संपर्क में था। अब्दुल रहमान उसी से मिलने दिल्ली जाया करता था। जो अब्दुल के पड़ोसी हैं, जो अब्दुल के पिता हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। उसी युवक के मार्फत उस हैंडलर से अब्दुल रहमान की मुलाकात हुआ करती थी। वीडियो कॉल के जरिए पूरी ट्रेनिंग अब्दुल रहमान को दी गई थी, कैसे राम मंदिर की रेकी करनी है, कौन कौन से ऐसे स्पॉट हो सकते हैं जिन्हें हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर हमला किया जा सकता है, हैंड ग्रेनेड कहां से उठाना है और फिर उसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस रूट से आकर उसे अयोध्या तक पहुंचना है। तो ये सारी जानकारी वीडियो कॉल के मार्फत दी गई थी और पूरी जो योजना थी वो इसी मार्च के महीने में बनाई जानी थी, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। एक ड्रोन हाल ही के दिनों में राम मंदिर के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया था, जिसे जो एटीएस और जांच एजेंसियां हैं और यूपी पुलिस है, उन्होंने नीचे उसे डैमेज करने में कामयाबी हासिल की थी। उसकी भी जांच की गई थी। उसमें जो लोग शामिल थे, एफआईआर जो दर्ज हुई थी, उसमें हरियाणा के कुछ युवक जो अयोध्या पहुंचे थे उनका नाम सामने आया था। फरीदाबाद से अब्दुल रहमान को अरेस्ट किया गया है, तो हरियाणा का कनेक्शन भी हो सकता है, अब्दुल रहमान उस ड्रोन के बीच भी कोई कनेक्शन हो सकता है। ये सारे एंगल से पुलिस पड़ताल कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। जी मनीष, क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि दरअसल प्लान क्या था, क्या करने की कोशिश की जा रही थी? अभी तक जानकारी क्या सामने आई है पुलिस के माध्यम से? देखिए, अभी तक जो पड़ताल हुई है, अभी तक जो पूछताछ में अब्दुल रहमान ने खुलासा किया है, हैंड ग्रेनेड से हमला किए जाने की योजना थी। एक भय का माहौल बनाकर भगदड़ की जा सके ताकि लोग मारे जाएं और पूरा जो राम मंदिर की सुरक्षा है उस पर सवाल खड़े हों, एक इस तरह का प्लान था। इस तरह के छोटे छोटे प्लान अलग अलग युवकों के जरिए घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश का हिस्सा हो सकते हैं और उसी कड़ी में यूपी एटीएस की टीम जुटी हुई है, क्योंकि केवल एक अब्दुल रहमान नहीं, ऐसे कई सारे अब्दुल रहमान इस पूरे रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में बैठे
हैंडलर के जरिए संचालित किया जा रहा था, क्योंकि 4 महीने का जो समय है, जब वो अब्दुल रहमान मरकज की बैठक में शामिल होने गया, विशाखापट्टनम गया, वापस दिल्ली आया, फिर विशाखापट्टनम गया, फिर दिल्ली आया और लगातार दिल्ली जाता रहा। घर वाले मना करते रहे, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली जाता रहा और बार बार ये कहता रहा कि मरकज में जो दोस्त मिले हैं उनसे मिलने वो जा रहा है, वो अच्छे लोग हैं। तो जो हैंडलर था, interrupting you there, request you to stay on with us. Now we have some more inputs as well on this particular story. ISI terror puppet has been held. Raids have now begun in different parts of Uttar Pradesh, and this is what we can confirm to our viewers. This is what sources have told Times Now. Disclosure number 1, Haryana STF has recovered pen drive from Abdul Rahman. Now his investigation becomes very, very important, viewers, in this particular case. Pen drive contains details of terror attack conspiracy. Who were all these people who were providing him with the information? Who were the ones giving him the direction as to what needs to be done? There is a lot that is there in this pen drive. Disclosure number 3, Abdul gathered information on Ram Mandir as well as religious sites. Which were these religious sites that he was asked to keep an eye on? And then disclosure number 4, terror suspect was waiting for a go-ahead from the handler. Who was the handler really? Why was he visiting the national capital again and again? Disclosure number 5, there were WhatsApp groups, in fact, that were linked to Abdul's mobile that are also being probed by the cops who are looking at this entire controversy. And these are some of the disclosures that we have gathered for our viewers. This is what the sources have told Times Now. And as Manish was bringing to us the details of raids that are currently underway by UP ATS, now we are learning some raids are going on in parts of Haryana as well. We will in fact be going across to my colleague Priyank, who is now joining us on the broadcast. Priyank, what more details can you share with us? We have some raids that are currently underway in parts of Uttar Pradesh. I believe raids are going on in parts of Haryana too. Yes, Adina, Abdul Rahman is still there in the custody of the Haryana police. He has not been taken out. Although there are specific locations which has already been on the radar of the agencies, because since the time they started tracking Abdul Rahman, there were multiple locations which could have been a possible hideout for the accused, other accused who could be part of the module, are the places which are being searched. Right now, police officials are focusing on the devices which has been recovered from his possession, which means his mobile phone. There was one pen drive which was also recovered during the raid at the residence of Abdul Rahman, where Adib was also reporting from. And later to that, what we have also got to know that the police is looking for those suspected, international IP addresses number, which could be used by the handlers to guide Abdul Rahman. So STF of the Haryana police is certainly tight-lipped, but certainly it was a big catch for the multi-agencies, because the initial information came up from the central agencies, which was followed out by the Gujarat ATS, and then they coordinated with the Haryana and the UP STF. As per this moment, Abdul Rahman has not been taken out from here in Faridabad, where he has been interrogated by the DSP rank officers of the Faridabad police, but there are possible locations where the searches are being carried out because of the tip-off which the police officers have got before the questioning of Abdul Rahman himself. So in the next stage of investigation, by tomorrow, by day after tomorrow, Abdul can also be taken to the location so that more details and more people of this module, more suspect of this module can be arrested by the police. Right, this is significant, Priyank, because now more and more details are emerging and a lot is going to be revealed once we get to know what is there in the pen drive, in fact, that has also been accessed by the cops. Any information that you can share with us as to what has come out of the probe so far, questioning of Abdul Rahman so far in this particular case? See, he has accepted that he was inaugurated through the social media platform, because this is a typical module. He was certainly from a very humble background, so certainly not rich enough to travel abroad and to meet other individuals. Yes, in the name of Markaz, he frequently traveled, and probably that was the location where one of the suspect from the ISKP module managed to indoctrinate him. Then he took the baya, which is the oath of allegiance, through online, which is through encrypted software. So there are multiple encrypted softwares which has also been used by these individuals. So the
agencies are right now trying to break the module and the modus operandi of indoctrinating more youth. But similar kind of thing, talking about they are talking about what happened at Ram Mandir has been still used by these terror suspects to indoctrinate more youth. That is a very sad part of the story. All right, Priyank, thank you for the moment for joining us with all of those details. We'll keep coming back to you for more on this story. For now, slipping into a very, very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.